हाय एवरीवन, माय नेम इज़ साक्षी चतुर्वेदी एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट माय ट्रिप टू नेपाल। और ये मेरा पहला ट्रिप था नेपाल का एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ अमेजिंग इट वाज। तो बेसिकली मैं नेपाल गई थी शादी अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं काठमांडू गई, मैंने वहाँ थोड़ा घूमा। फिर पोखरा में मैंने शादी अटेंड करी और उसी ड्यूरेशन में मुझे जितना टाइम मिला मैंने घूमा। एंड आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग व्हाट आई डिड इन नेपाल। Food, places, culture, people, everything what I experienced in Nepal was really amazing. तो मेरी मॉर्निंग फ्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू काठमांडू एयरपोर्ट। तो ये व्यू था जब मैंने टेक ऑफ किया था, और जब मैं सो के जगी तो ये व्यू था एंड आई वाज लाइक वाओ। काठमांडू एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद मैंने सबसे पहले एन सेल नाम का एक सिम लिया जो कि नेपाल में चलता है, और उसके बाद इन ड्राइव करके कैब सर्विसेज है जो चलती है। तो मैंने वहां से अपने होटल तक पहुंची और ये मेरा होटल था और ये मेरा रूम था। रूम वॉज रियली नाइस, विंडो से बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। होटल रूम काफी अफोर्डेबल भी था और इस होटल का नाम था क्रिस्टल पशुपतिनाथ। होटल के टॉप फ्लोर पे बार रेस्टो था विद एन अमेजिंग व्यू, जहाँ पे मैंने अपनी पहली कॉफी पी। एंड ऑब्वियसली नेपाल पहुंचते ही सबसे पहले मैंने नेपाली थाली ट्राई करी एंड इट वाज रियली गुड। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आई वेंट टू दरबार स्क्वायर एंड इट्स अ मस्ट विजिट व्हेन यू आर इन काठमांडू। यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में लोकल फूड ट्राई किया लाइक झोल मोमो एंड मोर। उसके बाद आई वेंट टू अनदर रेस्टोरेंट जहाँ पे मैंने यहाँ की लोकल बियर ट्राई करी और मैंने अपना ऑर्डर भी नेपाली लैंग्वेज में दिया। से देखो पीनट वन। उसके बाद आई वेंट टू कसिनो। कसिनो के अंदर अलाउड नहीं होता है दैट यू रिकॉर्ड एनीथिंग, और इससे पहले मैं कभी भी कसिनो नहीं गई थी। और यहाँ पे मैंने 50,000 नेपाली करेंसी जीता एंड इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय द वे। और इतने पैसे जीतने के बाद भगवान को थैंक यू करने तो जाना ही था। तो नेक्स्ट डे आई वेंट टू पशुपतिनाथ मंदिर। मैं पंडित जी हूँ, डायरेक्ट दर्शन करना, पूजा करना तो बोलिए। नाम गोत्र से सकल परिवार नाम से शांति हो जाएगा, माला मिलेगा, प्रसाद मिलेगा, डायरेक्ट दर्शन मिलेगा, इच्छा है तो। ठीक, ओके, थैंक यू। गोत्र तो पता ही नहीं है मुझे। ये मंदिर अंदर से बहुत सुंदर था, यहाँ की एनर्जीज भी मुझे बहुत स्ट्रांग लगी। शाम को आई टुक अनदर फ्लाइट टू पोखरा फॉर द मेन इवेंट फॉर विच आई वाज हियर इज द वेडिंग, नेपाली वेडिंग, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर इट। पोखरा में मेरा नेपाली कल्चर में वेलकम किया गया। पोखरा में मैं सबसे पहले सोल ओरिजिन कैफे गई और वहां पे मैंने कॉफी पी एंड नेक्स्ट डे आई गॉट रेडी टू डाइव डीप इनटू द कल्चर। तो मैंने वेडिंग अटेंड करी थी ग्रूम साइड से, और नेपाल में अगर किसी लड़के की शादी हो रही है तो उस शादी में उनके मामा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे मामा अपने भांजे के हेयर कट कर रहे हैं एंड ही इज द ग्रूम, वेरी हैंडसम। यहाँ पे और भी बहुत सारी रस्म हुई जहाँ पे फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे, और ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, डिफरेंट था मेरे लिए, तो बहुत न्यू एक्सपीरियंस था। ये जो रस्म हो रही है ये बहुत फन रस्म है। तो मुझे किसी ने बताया कि जब ग्रूम की शादी होती है नेपाल में तो उससे पहले ग्रूम संन्यास लेता है, और ये जो गोल सा आप देख रहे हो उसको सेल रोटी बोलते हैं, और ये नेपालियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ स्वीट, और नेपाली घरों में जब भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई अच्छा मोमेंट सेलिब्रेट करना होता है तो वो सेल रोटी जरूर बनाते हैं। और मैंने भी इसको ट्राई किया था, इट टेस्ट सो गुड, और ये राइस फ्लावर और घी से बनता है। तो यहाँ पे हमारे जो ग्रूम है ये सन्यासी बन के रेडी हैं। अब इनके मामा जो हैं इनको वापस लेके आएंगे और बोलेंगे कि मैं आपकी शादी कराऊंगा, आपको घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस रस्म का फन पार्ट ये भी है कि अगर मामा अपने भांजे को लेके नहीं आएगा तो वो शादी भी नहीं कर पाएगा। तो कभी कभी मजाक में मामा अपने भांजे को बहुत दौड़ाते भी हैं। इन ग्रूम के मामा बहुत अच्छे थे तो उन्होंने ज्यादा इनको नहीं दौड़ाया और बोला कि मैं तुम्हारी कल ही शादी कराऊंगा। तो नेक्स्ट डे इनकी बारात भी निकलती है। इसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं जाती हूँ लेक साइड, और इतना बड़ा लेक मैंने पहली बार देखा था। इट वॉज सो ब्यूटीफुल। लेक के सामने बैठ के मैंने एक कॉफी इंजॉय करी एंड आई वेंट बैक टू अटेंड अनदर इवेंट विच इज हल्दी। नेपालीज में हल्दी और मेहंदी वैसे ही होती है जैसे हमारे हिंदू कल्चर में भी होती है, और ये मेरा आउटफिट था जो मैंने वहाँ पे हल्दी में पहना था। नेक्स्ट डे जब हम अपने ग्रूम की बारात लेके निकले तो रास्ते में इतने सुंदर नजारे थे कि मेरी तो नजर ही नहीं हट पा रही थी। जब हम बीच में लंच के लिए रुके तो रास्ते में ये इतना लंबा सा ब्रिज मैंने देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा हाइट पे था, और यहाँ से इतना सुंदर व्यू था कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। ऑल्दो मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, मुझे चक्कर आते हैं, बट आई स्टिल मैनेज टू गेट रिकॉर्डेड हियर जस्ट टू शो यू
वॉल। और यहाँ पे हर नदी का पानी इतना साफ था कि ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा था। नेपालीज वेडिंग बेसिकली दिन में होती है, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में रात में शादी होती है, यहाँ पे दिन में शादी होती है। तो हम सुबह सुबह बारात लेके ब्राइड के घर पे पहुंच जाते हैं। आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होती हूँ, तो मैं अपना आधा मेकअप बस में ही करती हूँ। मैं भी कल्चर का पार्ट बनने के लिए ये ब्राइड के घर वालों के लिए गिफ्ट्स लेके चलने लगती हूँ। फिर ब्राइड के घर वाले ग्रूम का और बारात का वेलकम करते हैं। और यहाँ पे ब्राइड की बहनें ग्रूम का जूता चुरा के भाग रही हैं। जैसे हमारे यहाँ भी जूता चुराई रस्म होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे आई थिंक ग्रूम के ब्रदर हैं जो ग्रूम को उठा के अंदर तक लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे ये ब्राइड की एंट्री होती है एंड ओ माय गॉड, ब्राइड इतनी सुंदर थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर यहाँ पे ये कुछ और रस्में होती हैं, जैसे जयमाल है, आई थिंक जैसे हमारे यहाँ होती है वैसे ही। फिर ये लोग मंडप पहुंच जाते हैं शादी के लिए। और साइड में ही ब्राइड और ग्रूम दोनों के घर वाले नेपाली डांस करते हैं और मैं भी वहां जाके अपने पंजाबी ठुमके लगा देती हूँ। और ये यहाँ पे ग्रूम जो है वो ब्राइड के सिंदूर भर रहे हैं मांग में। शादी कंप्लीट होने के बाद ब्राइड के घर वाले अपनी बेटी की विदाई करते हैं। फिर हम सब ब्राइड को लेके वापस जाते हैं और रास्ते में मुझे ये बहुत बड़ा सा झूला दिखता है और मौका देख के मैं थोड़ा सा झूल भी लेती हूँ। नेपाल की एक बात तो है, वहाँ की हर जगह ना कुछ ज्यादा ही सुंदर है। चाहे वहाँ के घर हो, वादियाँ हो, नदी हो, लेक हो, खाना हो या लोग हो, सब कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। नेक्स्ट डे ब्राइड और ग्रूम दोनों का रिसेप्शन था, तो मैं ये वाइट लहंगा पहन के मैंने रिसेप्शन अटेंड किया था और नेपाल की सड़कों पे मैं ये लहंगा पहन के घूम रही थी एंड आई वाज फीलिंग लाइक अ मेन कैरेक्टर। शादी खत्म होने के बाद मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं गई डेविस फॉल घूमने और ऑनेस्टली मुझे डेविस फॉल इतना एक्साइटिंग नहीं लगा, लेकिन इसकी बैक स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सुना कि डेविस फॉल एक्चुअली एक लड़की के नाम पे रखा गया है जो यहाँ पे कूद के मर गई थी और उसका नाम डेविस ही था। इज दिस ट्रू? टेल मी इन द कमेंट। यहाँ से निकलने के बाद आपको छोटे मोटे स्टॉल्स मिलेंगे एंड यू कैन शॉप इफ यू वांट। नेक्स्ट डे मैं गई यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस द बैट केव और यहाँ पे पहुंचने के बाद आई वॉज लिटरली स्केर्ड, क्योंकि अभी आप देखना ये क्या है, ये सब बैट्स हैं और ये सब सो रहे हैं अभी। और इन बैट्स के नीचे मैं आराम से घूम रही हूँ, इनको देख रही हूँ, केव एक्सप्लोर कर रही हूँ और अपनी वीडियो बनवा रही हूँ। बाय द वे, अगर आप प्लान कर रहे हो बैट केव जाने के लिए तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाओ और शूज ही पहन के जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता है। ये बहुत जात का चमकादड़ होता है, वाइट में है ना, ऊपर लाइम स्टोन है। अच्छा से खड़ा हुई है मैडम। केव के अंदर बहुत से भगवानों की शक्ल नेचुरली फॉर्म हुई है, जैसे शंकर जी, गणेश जी और माता रानी की। और यहाँ का एक एग्जिट बहुत ही पतला और सुरंग टाइप का रास्ता है और माना जाता है कि वहाँ से हर कोई नहीं निकल पाता, लेकिन अगर आप वहाँ से निकल गए तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। तो मैंने भी कोशिश करी एंड लेट्स सी कि मैं निकल पाती हूँ कि नहीं। इतना ही चाहिए, फिर नीचे रखो, नीचे नीचे नीचे। अच्छा, और जाओ, ये लूज करो, ये दूसरा दूसरा ये लूज करो इधर। अच्छा Oi, that's some fun. क्या कहना है? Fun, real adventure. तो यहाँ से तो मैं फाइनली निकल गई और मेरे पाप भी धुल गए। अब मेरा नेक्स्ट स्टॉप था सरंगकोट। सरंगकोट एक हिल टॉप व्यू है जहाँ से बहुत अच्छा सनसेट और सनराइज दिखता है, तो मैं गई थी सनसेट देखने। ये जगह बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे शिव जी का मंदिर था और नीचे जो व्यू दिख रहा था वो बहुत ही अमेजिंग था। ये व्यू है वहाँ के वॉच टावर व्यू से। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं बट व्यू टोटली वर्थ इट है। हिमालय वैली, नीचे की सिटी और लेक, आई मीन लुक एट द व्यू, इट्स सो अमेजिंग। और मैं वहाँ एकदम टाइम से पहुंची थी। वहाँ पे पहुंचने के बाद ही सनसेट देखने को मिला मुझे और ये सनसेट व्यू मेरा आज तक का सबसे बेस्ट था, क्योंकि कोई बादल नहीं थे इस व्यू को ब्लॉक करने के लिए एंड इट वाज सो पीसफुल व्हाइल वाचिंग इट। और सनसेट होने के बाद जो अदर साइड पे हिमालय वैली है उसके जो पहाड़ हैं वो गोल्डन हो जाते हैं, तो वो भी देखा मैंने। और एडवेंचर एंजॉय करने वाले इस तरीके से भी एडवेंचर करते हैं वहाँ पे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हर एक स्पॉट फोटोज और वीडियोस के लिए एकदम परफेक्ट है। और बाय द वे, यहाँ पे मेरे पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं इनको माछा पूछरे बोलते हैं, फिश टेल माउंटेन। और फिश टेल माउंटेन इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि फिश टेल की तरह दिखते हैं, जो इन माउंटेन्स को यूनिक बनाता है।
यहाँ से निकलने के बाद मैंने सनसेट के साथ एक और कॉफ़ी इंजॉय करी। नेक्स्ट डे मैंने सनसेट के साथ लेक साइड पे अपना ब्रंच इंजॉय किया और मैं निकल गई एक ऐसी जगह ढूंढने जो अनएक्सप्लोर्ड है। रास्ते में मैंने बहुत सारी नदी देखी थी जिसके किनारे पे मुझे बैठने का मन था, तो मैं निकल गई ढूंढने और मुझे एक ऐसा स्पॉट मिल भी गया। और ये नदी के किनारे मैं घंटों बैठी रही और वहाँ से मैंने एक पत्थर भी उठाया अपने घर ले जाने के लिए। नेपाल में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बलून, बंजी जंपिंग एंड बहुत कुछ। लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने ये सब एक्टिविटीज़ नहीं करी, लेकिन मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल डू। यहाँ से निकलने के बाद मैं गई बोटिंग करने और लेक के बीचों बीच एक मंदिर है, वो भी मुझे देखना था तो मैं गई वहाँ। और यहाँ बोटिंग के साथ भी बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि मंदिर अंडर रेनोवेशन था, तो मुझे वो घूमने को नहीं मिला, लेकिन आसपास में जो छोटे छोटे मंदिर थे मैंने वो घूमे और दर्शन किए। हाँ चलो। और ये था मेरा लास्ट स्टॉप एंड आई केम बैक टू दिल्ली, टू माई पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली। इफ you enjoyed this video, please like, comment and share and subscribe if you haven't, and I'll see you in the next one. Bye.